नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभवी आपके पसंदीदा कार्यक्रम किरदार जिंदगी को लेकर आपसे रूबरू है। हमेशा की तरह नए किरदार के साथ, नई शख्सियत के साथ, कुछ ऐसा नया जो अगर आप देखें या सुने या उस व्यक्तित्व से मिले तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि वाकई हर किरदार कुछ न कुछ नया लेकर आता है और हर किरदार एक दूसरे से अलग है। हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली की यही खास बात है कि जितने भी पटल पर किरदार आते हैं, एक से बढ़कर एक आते हैं और कई बार हम ये सोचने के लिए विवश हो जाते हैं कि क्या इस बार जो किरदार आए हैं वो पिछले वाले किरदार से अच्छे थे या आने वाले जो किरदार हैं वो बेटर होंगे। बहुत मुश्किल है बताना, क्योंकि हम कोहिनूर को तलाशते हैं और कोहिनूर बहुत कीमती होता है। दोस्तों, आज एक खास किरदार को लेकर आई हूँ आपसे रूबरू कराने। बिहार के एक छोटे से जिले से आप आते हैं, लेकिन जो आपके कारनामे हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। और कारनामा क्या, कई बार हम सोचते हैं कि हमें देखने में दिक्कत होती है तो हम सोचते हैं कि बड़ी परेशानी है, कैसे चलेगी जिंदगी, भगवान ने हमारे साथ बहुत गलत किया। लेकिन आज जिस शख्सियत से आप मिलेंगे तो आपको लगेगा कि हमारी जिंदगी में जो परेशानियां आई हैं वो बहुत कम है, बहुत छोटी है। क्यों? एक ऐसे कलाकार से आपको रूबरू कराऊंगी आज, जिन्हें कलर को देखकर समझने में बड़ी दिक्कत होती है। कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं इसे। बहुत सारे कलर होते हैं तो वो समझ नहीं पाते कि कौन सा कलर है और कौन से कलर से हम आकृति बनाएं। और आकृति ऐसी आप मिलेंगे और देखेंगे बहुत कुछ वो लेकर आए हैं। और हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के पटल पर मैंने उनकी सारी पेंटिंग्स डाल दी हैं, आप वहां भी देख सकते हैं। मैं आदरणीय कुंदन कुमार रॉय जी के बारे में बात कर रही हूँ, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, मैथिली पेंटिंग्स करते हैं। और मिथिला पेंटिंग्स के बारे में अगर मैं बताऊं, क्षमा प्रार्थी हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा बारीक होती है। उसमें बहुत सारे रंगों का, वो बहुत चटकीले रंगों का समावेश होता है और बहुत कठिन पेंटिंग है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है, जो आप देखेंगे बहुत बारीकी से किया जाता है, बहुत पतली ब्रश का इस्तेमाल होता है और बहुत सारे चटकीले कलर होते हैं। और इस ऐसे व्यक्तित्व जो कलर को पहचान नहीं पाता लेकिन पेंटिंग्स गजब की करता है। और भी बहुत कुछ है इनके बारे में, छोटा सा मैं इनका परिचय आप सभी के समक्ष रखना चाहती हूँ। बैक स्टेज पर वो हमारा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनके जो इंतजार की घड़ी है वो थोड़ी सी लंबी है, क्योंकि उनको हम यहाँ रूबरू कराएं। थोड़ा सा परिचय उनका हम जरूर देना चाहते हैं। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जैसा कि मैंने कहा, और आप प्राचीन लोक कला को मद्देनजर रखते हुए मिथिला लोक चित्रकला से आप ताल्लुक रखते हैं। आप एक कलाकार हैं। नागपुर यूनिवर्सिटी से आपने एमबीए मार्केटिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है। और आप, जैसे कि मैंने कहा, कलर ब्लाइंडनेस आप समझ नहीं पाते, कल रंगों का भेद आपको समझ नहीं आता, लेकिन बावजूद उसके बहुत खूबसूरत पेंटिंग करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आप अपनी कलाकृति से समाज में जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। जिस प्रकार हम किरदार जिंदगी लेकर आते हैं, जिस प्रकार हम परिचर्चा लेकर आते हैं, अलग अलग विषयों पर बात करते हैं, समाज की उनकी कुरीतियों पर हम बात करते हैं, तो हम एक प्रकार का जागरूकता अभियान चला रहे हैं। तो हमारे जो आज के किरदार हैं वो भी अपनी पेंटिंग्स के माध्यम से जागरूकता फैला रहे हैं। बहुत सारे सरकारी गैर सरकारी संगठनों से उन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा गया है। और भी बहुत कुछ। और एक खास वैक्सीनेशन, कोरोना के दौरान वैक्सीनेशन लगाते हुए एक जो उनकी पेंटिंग है वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई और उसकी वजह से उनको बहुत ख्याति प्राप्त हुई। और लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, बहुत सारे रिकॉर्ड इनके नाम हैं। और क्या मैं बोलूं, मैं सोच रही हूँ बोलने से अच्छा है कि मैं उन्हें मिलवा ही दूं। तो चलिए, आपके इंतज़ार की घड़ी समाप्त होती है
और आदरणीय कुंदन कुमार राय जी को हम आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। नमस्कार आप सभी दर्शकों को। कहते हैं कि कहानियां जिंदगी से सीखती हैं और जिंदगी है वो कहानियों से सीख लेती है। तो आइए हम आज बनाएंगे अपनी जिंदगी को भी एक ऐसा किस्सा कि हर कोई बनना चाहे आपके जैसा। बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करूंगा वैभवी जी का, जिन्होंने मुझे इस किरदारे जिंदगी के लिए मेरा चयन किया। और मैं बहुत आभारी हूँ मेरा छोटा भाई मेरा अनुज सात्विक सक्सेना जी का, जो मुझसे छोटे होते हुए भी जो बड़े-बड़े कारनामे करते हैं और मुझे रिकमेंड किया इस खास कार्यक्रम के लिए। मैं सात्विक जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और आप सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूँ कि आप बने रहें इस कार्यक्रम में, इस श्रृंखला में और किरदारे जिंदगी जो है वो देखते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारा आमंत्रण आपने स्वीकार किया और सात्विक जी ने एक खास किरदार से हमें मिलवाया, तो उनका भी बहुत बहुत आभार। हमारे तमाम दर्शक धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। केंद्रीय हिंद केंद्रीय हिंदी निदेशालय में निदेशक के पद पर कार्यरत थी। और हास्य कवि राजेंद्र विश्वकर्मा जी जुड़ गए हैं। जय श्री महाकाल, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और रतिराम जी हमेशा की तरह जुड़ गए हैं। संजय जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। धीरे धीरे और भी लोग जुड़ रहे हैं, सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। और सभी से एक ही गुजारिश है, कार्यक्रम को शेयर कीजिए ताकि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम इस मुहिम को चला रहे हैं, ये जन जन तक बात पहुंचनी चाहिए। बात सिर्फ व्यू की नहीं है, बात सिर्फ कमेंट्स की नहीं है, बात सिर्फ लाइक की नहीं है। ये तो चलते रहते हैं, लेकिन अच्छी व्यक्तित्व से आपको हम इसलिए मिलवाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूँ तो जो व्यक्ति पॉपुलर है, जो सोशल मीडिया पर हर दिन छाया रहता है, उनके बारे में सभी जानते हैं और हमें जरूरत नहीं है कि हम उन्हें और नाम दें। नाम तो हमें उन असली हीरो को देना है जो कुंदन जी जैसे, सात्विक जी जैसे, हेलमेट मैन जी जैसे और हमारे विनोद जी जैसे, जो टाइप की दुनिया में वो बेताज बादशाह हैं और इतनी कम समय में वो टाइपिंग करते हैं। तो हम सिर्फ इसी उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं कि एक से बढ़कर एक शख्सियत से आपको रूबरू कराए। चलिए, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। आप सभी का अभिनंदन, स्वागत पुनः। और कुंदन जी, सबसे पहले तो आप जरूर अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं, क्योंकि गांव एक छोटा सा शहर समस्तीपुर आज वायरल हो गया है, क्योंकि समस्तीपुर की मिट्टी, बिहार की मिट्टी अगर मैं कहूँ, प्रतिभाओं की धरा है वो, पर प्रतिभाओं की खान जिसको हम कह सकते हैं, वो मिट्टी है। उस मिट्टी से सिर्फ अनाज नहीं, सोने जैसा व्यक्तित्व उपजता है। तो अपने परिवार के बारे में आप कुछ बताएं। मेरे पिताजी रिटायर्ड हैं, रेलवे में थे, माता गृहिणी थी और मेरी नानी जी भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी। पेपर मेसी, सुजनी कला, सिक्की कला की आर्टिस्ट थी। तो उनसे कुछ-कुछ मेरी मम्मी में आया और मम्मी से जो मिथिला पेंटिंग और अरिपन और सुजनी कला, पेपर मेसी मम्मी बहुत अच्छा करती थी। तो वो थोड़ा-सा मेरे अंदर आ गया। और मेरे बड़े भाई साहब हैं, एक छोटी बहन है और मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरा छोटा बेटा सार्थक सुकून है, बड़े भाई जी चंदन जी हैं, बहन अंकिता जी हैं। तो ये छोटी-सी फैमिली है और बहुत सपोर्टिव फैमिली है। मुझे लगता है कि इससे सपोर्टिव फैमिली दुनिया में किसी और की नहीं होगी। आप यहाँ जो जी चाहे कर सकते हैं। बहुत बढ़िया कुंदन जी, बहुत अच्छा परिचय आपने अपने परिवार का दिया। इंदिरा मिश्रा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। हमारे पटल के मुख्य सलाहकार आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत सादर अभिवादन भाई साहब। हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय सोहन लाल शर्मा प्रेम जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। और एक मोटिवेशनल स्पीकर को मैं क्या प्रभावित कर सकती हूँ, कोशिश है कि आपसे रूबरू हों और आपसे बहुत सारी बातें करें। हालांकि आप स्वयं विद्वान हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि
इतनी प्रतिभा आपके अंदर है और जो मधुबनी पेंटिंग जो है मिथिला को आप रिप्रेजेंट करते हैं, वो जैसा कि मैंने शुरू में बताया वो बहुत ज़्यादा कलरफुल है और बहुत बारीक पेंटिंग है वो। और जिस तरह से तमाम दर्शकों को पुनः बताना चाहती हूँ कि रंग भेद में इन्हें तकलीफ होती है, तो मिथिला पेंटिंग की तरफ जब आप कलर चूज नहीं कर पाते और कलर को देखकर आपको बड़ी परेशानी होती है, तो कैसे आप मैनेज कर पाते हैं और इतनी खूबसूरत कलाकृति कैसे कर पाते हैं? ये जब मैं छोटा था, 2-3 सालों का था, तो मेरी माँ मुझे अपना हाथ देती थी, पेन देती थीं और कहती थीं कि इस पे कुछ अच्छा-सा ड्राइंग करो, या तो हमारे मिथिला में माछ, पान और ये कमल का फूल वगैरह जो है वो बेसिक मोटिव्स थे मिथिला पेंटिंग के, तो वो मुझसे बनवाती थीं। तो मुझे ड्राइंग करना बहुत अच्छा आ गया था, पढ़ने-लिखने से पहले मैं ड्राइंग करने लगा था। लेकिन जब भी मैं कलर करता था, तो बहुत सारी खामियाँ उसमें उभर के आती थी और गार्जियन बड़े पापा थे, तो उनको भी ये अच्छा नहीं लगता था कि एक चूँकि मिथिला पेंटिंग जो है वो महिलाएँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र कर रही थीं, करती हैं आज भी, दादी-नानी से बच्चों से उनके तो वो नहीं चाहते थे कि ये यही इस फ़ील्ड में जाए, क्योंकि आर्टिस्टों की जो हालत है, वो अच्छी नहीं मानी जाती हैं। या उस समय जो 25-30 साल पहले जिस समय मैं आर्ट कर रहा था, तो जिस परिवेश से मैं हूँ, तो वो रिक्शे के पीछे पेंटिंग करना या ट्रकों के पीछे पेंटिंग करने को ही आर्टिस्ट माना जाता था। ये एक समुद्र है, एक कला है, इसमें भी मान-सम्मान, प्रतिष्ठा, पैसा है, ये नहीं लोगों को पता था। तो बहुत मेरा विरोध किया जाता था, बहुत छोटा था, कभी-कभी पिटाई भी बहुत खाया मैंने इसके लिए। और जो भी मेरे घर में बड़े थे, जो बड़े पापा, वो जब भी मुझे पकड़ते थे पेंटिंग करते हुए, तो पूरे पेंट और पूरे जो मेरी पुरानी कृतियाँ थी सब जला देते थे वो। तो मैं क्या करता था, मैं मेरी मम्मी का पलंग के नीचे दिया जलाता था और उससे पेंटिंग करता था। जैसे मुझे किसी की आहट होती थी, तो मैं फूँक के दिया बुझा देता था और और मैं पेंटिंग करता रहता था। तो कई बार कई कॉम्पिटिशन में मेरी माँ चाहती थी कि मैं मिथिला पेंटिंग को आगे बढ़ाऊँ, क्योंकि ये विलुप्त हो रही कला है। कोई भी आर्टिस्ट जो है फ़ोक आर्ट में बहुत कम जाते हैं, तो माँ चाहती थी कि तुम जो हो सो आगे बढ़ो। तो वो छुपा-छुपा के कहीं न कहीं मुझे सपोर्ट से भेजती थी किसी कॉम्पिटिशन में, लेकिन मेरा कलर कॉम्बिनेशन इतना गज़ब का हुआ करता था कि मुझे कभी कोई अवार्ड नहीं मिला। देन लोग हँसते भी थे कि जब इसको इस तरह से कलर कॉम्बिनेशन में, मतलब रंग भरने ही नहीं आता, पेंटिंग करने ही नहीं आता, तो बेशर्म के जैसे क्यों जाते हो तुम किसी भी कॉम्पिटिशन में। फिर एक गवर्नमेंट फॉर्म भरने के दरमियान मुझे 10th-12th में पता चला कि मुझे कलर ब्लाइंडनेस था। देन आई रियलाइज कि जो गलतियां मैं कर रहा था वो मेरे से नहीं, सीखने की वजह से नहीं हो रहा था, मुझे दिखता ही नहीं था। हर अलग-अलग कलर जो है, जैसे ट्रैफिक सिग्नल का कलर है, तो वो कब लेकिन रेड कुंदन होता जी है, कब येलो होता है, कब लेकिन ग्रीन होता है, वो मुझे कुंदन जी एक बात पूछनी थी कि जब भी इस तरह की समस्या किसी बच्चे को होती है, तो ये मतलब आम घरों में या हम आपस में अगर बातचीत करें, अगर हमने पढ़ाई की है या हम जानते हैं अगर इस विषय के बारे में कि कलर ब्लाइंडनेस भी कोई चीज़ है, तो हम उसके बारे में अवेयर हैं। लेकिन अगर घर में इस तरह का वातावरण हो, बचपन से इस तरह बहुत समय पहले की बात आप बता रहे हो, तो हुँ, हुँ, हुँ। इतनी जागरूकता नहीं थी इस बात को लेके, इस बीमारी को नहीं लेके। रही भी होगी और उतना गंभीरता से नहीं लिया गया इस चीज़ को। तो मुझे कलर ब्लाइंडनेस है ये जान के मुझे बुरा लगा। मुझे ये पता चल गया था कि आगे जीवन में इसमें कुछ नहीं कर पाऊँगा। स्टिल मेरी माँ कई आर्टिस्टों को जो जानती थी यहाँ के लोकल, तो वहाँ लेके मुझे जाती थी कि तुम वहाँ चलो, वो ज़रूर कुछ सिखा देगा। तो जैसे ही वो मुझे कलर मिक्स करता था या कॉम्बिनेशन करता था, तो लोग समझ जाते थे कि मुझे कोई ट्रबल है और वो फिर पूछते थे, उनको पता चल जाता था कि कलर ब्लाइंडनेस है। एंड देन वो जो है कह देते थे कि आप बाद में बेटा फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे,
आपके लिए ये फील्ड नहीं बना है। सो मैंने पेंटिंग छोड़ दिया और ड्राइंग करता था, पेंटिंग छोड़ दिया, अड़ीपन वगैरह पे मैंने काम किया। उसके बाद मैं फर्दर एजुकेशन के लिए नागपुर निकल गया और नागपुर जाने के बाद वहाँ कहते हैं ना कि आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन 5 लोगों को बदल लीजिए जिनके साथ आप आज हैं, या आप जहाँ जाना चाहते हैं वैसे लोगों के बीच में उठना-बैठना शुरू कर दीजिए। तो हुआ यूँ कि मैं नागपुर गया और मेरी एचओडी थी गीता नायडू मैम। तो एक पेंटिंग कंपटीशन में मतलब वो चाहती थी कि हर एमबीए का बच्चा पार्टिसिपेट करे, तो पेंटिंग में कोई भी नहीं था। तो किसी ने कहा कि मैम जब भी जब फैकल्टी पढ़ाते रहते थे तो मैं मेरा फेस ऊपर रहता था और नीचे मैं ड्राइंग कर लेता था। कभी उड़ती हुई चिड़िया, कभी पैरट, कभी फिश जो मिथिला पेंटिंग में बनते हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा यू शुड गो फॉर दिस पेंटिंग कॉम्पिटिशन और मुझे बड़ा अजीब लगा कि मैं जब भी गया हूँ कभी नहीं जीता। अभी इतना साल पेंटिंग छोड़ने के बाद तो मैं वापस मेरी छोटी बहन के साथ रहता था, तो उसको कहा कि तुम एक काम करो, एक एप्लीकेशन लिख दो जिसमें 5 दिन मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा। तो उसने कहा क्यों? तो मैं बोला कि मुझे फिर से पेंटिंग करनी पड़ेगी और यहाँ भी पहला साल है कॉलेज का, लोग जान जाएँगे कि कलर ब्लाइंड होने के बाद फिर से पेंटिंग कॉम्पिटिशन में बैठने आ गया। तो फिर यहाँ भी लोग मेरा मज़ाक उड़ाएँगे और अभी तक मेरा मज़ाक बहुत उड़ा था जब तक मैं पेंटिंग करता था तो। तो उसने कहा कि ज़िंदगी में जब भी तुम किसी चीज़ से भागोगे ना, तो वो तुम्हारा पीछा करती है, लेकिन जिस दिन तुम उसका सामना करने लगते हो ना, वो चीज़ रुक जाती है। और वो दैट वाज़ द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ़ जब उसने कहा कि मैं एक पेंटिंग तुम बनाओ और मैं उसको कलर करके जो तुम करोगे जो भी कलर मैं तुम्हें डब्बे के ऊपर लिख दूँगी कैप के ऊपर और तुम वही जाके बनाना। मैम ने तुम्हें पार्टिसिपेट करने कहा है, जीतने नहीं कहा है, तो तुम पार्टिसिपेट करोगे और किसी को पता नहीं चलेगा। मैंने वो पेंटिंग जब बनाया तो आई वाज़ द फर्स्ट रनर अप ऑफ दैट कॉम्पिटिशन। देन आई रियलाइज़ कि जिस चीज़ को मैंने लोगों के डर से छोड़ दिया था, आज उससे मेरी पहचान बनी। और अगर मैं देख नहीं सकता हूँ, तो मैं पढ़ सकता हूँ, अगर मैं पढ़ सकता हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और उसके बाद मैंने अपना एक स्लोगन बनाया कि अपनी कमियों से डरिए नहीं, लड़िए और उसे हथियार बनाकर आगे बढ़िए। ये मेरी क्या एक बात! कमी थी जिससे मैंने ओवरकम किया और उसके बाद जो मैं इको फ्रेंडली गणपति की मूर्तियाँ हो या पेंटिंग कॉम्पिटिशन हो या फिर बच्चों को सिखाना हो, मैंने लोगों को सिखाना शुरू किया कि आप लोग समाज जो है ना, वो सिर्फ़ खामियों को देखता है। किसी को कोई अगर बहुत अच्छा डांसर है, तो उसको वो डांस नहीं दिखाई देता है, वो उसमें पढ़ाई नहीं करके डांस कर रही है, वो ज़्यादा दिखाई देता है। लेकिन डांस में भी करियर है, वो नहीं दिखाई देता है। तो मैंने लोगों को मोटिवेट करना शुरू किया, जो भी जिस अपनी ज़िंदगी में जिनकी भी कमियाँ थी, चाहे वो बच्चे हों, युवा हों, महिलाएँ हों, सबको मैंने बताना शुरू किया कि आप जो फ़ील्ड में जाना चाहते हो, वो फ़ील्ड में आपकी मंज़िल आपका रास्ता देख रही है, बशर्ते आप उस पर चलकर जाएँगे तो। यही और कारण था कुंदन, यही हाँ, कारण तो था कि इस आप तरह से ये मोटिवेशनल जर्नी स्पीकर स्टार्ट बन हुई गए। और आज तक चालू है। अच्छा, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि हमारे पिछले किरदार सात्विक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत और आपका बहुत-बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद कुंदन जी से सात्विक जी। मिलवाने के लिए। वेलकम है। मैं हमेशा कहता हूँ मेरा अनुज है, लेकिन मेरे से बहुत बड़ी ऊँचाइयों पे सात्विक घूमते रहते हैं। जी, और रविंद्र सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। हमारे साथ इंदिरा शर्मा जी लगातार बनी हुई हैं हमारे साथ। कई प्रसिद्ध लोग कवयित्री लगातार बने। निधि निधि भार्गव सभी का मानती हमारे साथ बहुत-बहुत जुड़ी हुई हैं। धन्यवाद जो अभी तक जुड़े हुए हैं या अभी जुड़े हैं, सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। अच्छा सात्विक कुंदन जी, आप एक बात बताएँ कि क्या इसका कोई इलाज नहीं है? कलर ब्लाइंडनेस का? ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसका कोई इलाज नहीं है। तो वो कुछ चश्मे से या किसी चीज़ से आप क्षणिक आप देख सकते हैं, लेकिन मैं तो इसका कोई चाहती हूँ कि परमानेंट आप अपनी सॉल्यूशन नहीं है। पेंटिंग्स ज़रूर दिखाएँ ताकि हमारे दर्शकों को समझ में आए कि आप कलर नहीं देख पाते, समझ नहीं पाते, लेकिन आप क्या अजूबा बनाते हो, मैं मैं आपको देखकर। मेरी सबसे जी, फ़ेवरेट पेंटिंग है ये, जिसे 2021
2021 में 11वें मतदाता दिवस पे इसके लिए बिहार के माननीय मुख्य सचिव जी श्री दीपक कुमार सर के द्वारा स्टेट लेवल अवार्ड मुझे मिला और क्या बात, पूरे बिहार में ये पेंटिंग छाई बहुत रही। बढ़िया। यहाँ तक कि इसकी पेंटिंग के रथ बना के चुनाव के प्रचार किए गए थे। वहां पे जितने लोगों को सम्मानित किया गया था उस स्मृति चिन्ह पे ये पेंटिंग्स थी और उस दिन बिहार के सभी न्यूज़पेपर में फुल पेज में ये ऐड आया था, मेरे नाम के साथ आया था। तो ये बहुत बढ़िया, पेंटिंग एक ही दिन में मुझे सार्थक बना के चली गई थी। और बहुत एक सुंदर, बहुत दूसरी सुंदर। पेंटिंग मैं दिखाना चाहूँगा वो ये है, जी, जो ड्यूरिंग कोरोना पीरियड ये मैंने वायरल हुई थी। ये 108 पेंटिंग मैंने बनाया था, जिसका थोड़ा-सा आप गोल्डन बुक वर्ल्ड थोड़ा रिकॉर्ड आगे में जिसके बारे में रिकॉर्ड भी कुंदन दर्ज जी, हुआ। कुंदन जी पेंटिंग थोड़ा-सा आगे ऊपर करिए ना, ज़ूम दिख नहीं रहा। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है। वाव! ये बहुत बढ़िया। आपको एम्बेसी ऑफ इंडिया इन चाइना, इन स्लोवेनिया सभी एम्बेसीज ने इसको शेयर किया था, ट्वीट किया था। और आपको एक खास बात बताना चाहती हूँ कुंदन जी, आज हमारी परिचय जो हमारा कार्यक्रम है किरदार जिंदगी सार्थक हो गया। हमारे एक और किरदार हमारे साथ जुड़ गए हैं, आदरणीय राम अवतार बैरवा जी, जो कि आकाशवाणी दिल्ली में कार्यरत हैं। और अरे वाह! सबसे अच्छी बात है, बहुत सारे कवि कवित्रियों को इन्होंने एक मौका दिया, मंच दिया, और आज इनका जन्मदिन है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके बहुत-बहुत जन्मदिन की। मुबारक हो सर, रविंद्र। राम अवतार बैरवा जी, सर बहुत हाँ, बहुत राम अवतार शुभकामनाएं सर जन्मदिन बहुत-बहुत बधाई हो जन्मदिन की। और की। मेरे नाना जी का भी नाम राम अवतार जी ही है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। सभी का पुनः स्वागत, अभिनंदन। और कुछ पेंटिंग्स दिखा सकते हैं आप? हाँ, ये पेंटिंग कुछ पेंटिंग्स मैंने फिर वो जो ट्रेडिशनल थी ना उस वो तो मैंने बनाया ही, लेकिन मैंने थोड़ा-सा जो यूथ को मोटिवेट कर सके या कुछ नयापन लेके पेंटिंग्स थी, वो भी बनाया और उस कड़ी में मैंने कंपनी के लोगो बनाने शुरू किए थे। तो ये भी एक लोगो ही है, मिथिला ग्राम उद्योग का। जी, जी, जी। ये बिगो हेल्थ का है जो बेसिकली बिहार में ये कंपनी आई है और अपना वाह, बहुत सुंदर। बिजनेस स्टार्ट करने वाली है। ये मैथिल मार्ट करके कंपनी है, समस्तीपुर की कंपनी है, ये उसका लोगो है। वाह, और ये पेंटिंग आप देखिए, इसमें आपको पूरा भारत का दर्शन हो जाएगा, चाहे वो सभ्यता हो, संस्कृति हो, मॉन्यूमेंट्स क्या हो, बात। यहाँ के आर्ट हो। तो इस तरह की पेंटिंग्स मैंने बनाया और उसके बाद सबसे मुझे फायदा हुआ सोशल मीडिया का, फेसबुक का हुआ, जहाँ से मुझे बहुत ज्यादा ऑर्डर आए। चाहे वो अमेरिका के आरोन सिनिफ्ट जी ने भी जब मुझे कॉल किया था, तो वो जी, फेसबुक से देखने के बाद भी। और इस तरह किताबों के जो कवर थे या उसके जी। जो अंदर का डाटा था, तो वो सब मुझे अच्छा, यहाँ से मिलने लगा ऑर्डर। कुंदन जी, मैंने एक पेंटिंग आपने मुझे भेजी थी, कैमरा सही कर लीजिए, हाँ। जिसमें एक दूल्हे को सर पे रखा गया है और दुल्हन, वो वाली पेंटिंग है क्या आपके पास? हाँ, बिल्कुल होगा। जी। दूल्हा बिकता है, बोलो खरीदोगे? और जब ऐसी पेंटिंग्स आती है ना, तो जी। लोगों के डिमांड महिलाओं के बढ़ जाते हैं कि हमारे साथ सही में जिंदगी में ऐसा ही हो रहा है सर, आपने जो बनाया। अब तो एक हमको पेंटिंग लगता तो है कि आपको हम भी मेरे लिए जॉब कर भेजनी रहे पड़ेगी। हैं। कुंदन जी, आपको मेरे लिए भी पेंटिंग भेजनी पड़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये पेंटिंग है वो, जी, 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 जिसमें बिल्कुल। हम अपनी आप थोड़ा-सा बेटियों को भी सामने पढ़ाते सामने हैं और उसके पास भी सेम सर्टिफिकेट्स रहते हैं। लेकिन हाँ, जो दूल्हा होता है वो भी वही सर्टिफिकेट पाने के बाद भी सर के ऊपर चढ़ाना पड़ता है उसको। बहुत सुंदर। एक वो है, एक ये भी डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर ये पेंटिंग मैंने बनाया था, बहुत खूबसूरत। जिसमें एक ये भी पेंटिंग है डोमेस्टिक वायलेंस पे है। जी, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इस तरह से कई सारी पेंटिंग्स हैं।
बहुत सुंदर, बहुत आनंद आ गया और सभी आपसे मिलकर बड़े खुश हैं। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी ने लिखा है, वी आर लकी टू मीट यू। वाकई ओह हम माय सब गॉड। हम सब बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे किरदार के रूप में आप आए हैं और हमारे किरदार जिंदगी को चार चांद लगाया आपने। और पटल की संयोजिका सुदर्शन शर्मा सुधी जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। बहुत अच्छा लगता है, एक से बढ़कर एक सृजन आदरणीय हमारे भाई साहब ने लिखा है। मैं आपको फ्लैश करके दिखाती हूँ, इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं आपके लिए। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी ने लिखा है, हैप्पी टू सी यू एज किरदार। वाकई बहुत अच्छी बात है। संघर्ष की दुनिया है और संघर्ष जो करता है वही चमकता है, वही आगे जाता है। तो जब संघर्ष की बात हम करें, तो कितना संघर्ष आपने किया और कभी ऐसा हुआ कि छोड़ो अब नहीं करना, रहने दो, जो चल रहा है चलने दो? संघर्ष मैंने इतना किया है कि मतलब जो मैंने जो संघर्ष किया ही किया, लेकिन एक समय ऐसा था जब कोरोना पीरियड था और पेंडेमिक में लोग बाहर नहीं जाना चाहते थे और ऐसे समय में मेरे घर में भी कोई आ जाए या मेरे मम्मी-पापा बाहर जाते थे, तो मैं बहुत गुस्सा करता था। आप टीवी नहीं देख रहे क्या? ऐसा है, वैसा है, बाहर ना जाएँ। और ऐसे में मुझे ही कॉल आ रहा था नाबार्ड से कि जो महिलाएँ हैं वो उनको मास्क के ऊपर अगर पेंटिंग सिखाया जाए तो वो बिज़नेस कर सकती हैं इस दौरान। तो मैंने उस दौरान घर से निकल के और जाके और 30 महिलाओं को मैंने नाबार्ड के थ्रू मिथिला पेंटिंग सिखाया और उन लोगों ने बिज़नेस किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये सब है कि जो आप दिल से जो चीज़ करना चाहते हैं ना, तो कितनी भी मुश्किलें आती हैं, आप उससे आगे बढ़ जाते हो। हाँ, लोग मुझे कहते हैं कि वो मोटिवेशनल वाला पार्ट मेरा अच्छा है, लेकिन अब एक बच्चा होने के बाद, शादी होने के बाद भी पेंटिंग करना लोगों को अच्छा नहीं लगता है मेरा। लेकिन मैं उन चीज़ों से डरता नहीं हूँ क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है और मिथिला पेंटिंग ने जो मुझे नाम दिया है, जो पहचान दिया है, मैं वो ताउम्र नहीं भूलूँगा और हर कलाकार जो मिथिला पेंटिंग करता है, वो बिना इसके जी नहीं सकता है, हमारे रगों में घुल चुका है। तो जो भी संघर्ष है मैं उनको संघर्ष नहीं मानता हूँ क्योंकि हम लोग जितना ब्लैक कलर से आउटलाइनिंग बनाते हैं, तस्वीर उतनी खूबसूरत बनती है। तो जितना संघर्ष आता है तो मैं मुस्कुराने लगता हूँ कि लगता है और कुछ निखर के आने वाला है। तो संघर्ष मुझे बहुत पसंद है। बहुत सही कहा आपने, संघर्ष से ही कहते ना कि कुंदन तब बनता है जब वो तपता है सोना, सोना तब कुंदन बनता है। तो सोना होना भी बहुत बड़ी बात है, सोना जब तक नहीं होंगे तब तक हम कुंदन बन के निखरेंगे नहीं। जीवन इसी प्रकार चलता है। उपलब्धियां तो बहुत हैं आपके पास, लेकिन कभी जीवन में ऐसे कोई पड़ाव आया जब आपको लगा कि लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं या पैर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अमूमन आज की दुनिया ऐसी ही है। मैं हज़ारों लोगों को मोटिवेट कर चुका हूँ, अपने दम पे। मेरे पा और आज मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बच्चे हैं या नाबार्ड से या टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट से जो मैं करता हूँ, जो मैं जिला उद्योग केंद्र से मोटिवेशन के क्लासेस लेता हूँ। तो वो बच्चे जहाँ मिलते हैं, आप किसी भी शॉप में जाइए, "सर आपने ही हमें ट्रेनिंग दिया था। सर आप हमारा यूट्यूब चैनल खुल रहा है, उसका पहला एपिसोड है और हम चाहते हैं कि आप हमारे गेस्ट बने। सर हमने स्कूल खोलने का ये प्रयत्न कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप ही हमारा चीफ गेस्ट बने और फीता आप ही काटें। तो ऐसे लोग मेरी ज़िंदगी में इतने आ गए कि जो लोग मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, मैं उनसे दूर होता चला गया। मैंने ये देखा कि मुझे चाँद पे जाना है तो मुझे वो रात के अंधेरे को नहीं देखना होगा, सिर्फ़ चाँद की रोशनी को देखना होगा। तो आजकल जो बच्चे, जो महिलाएँ अ, छोटे-छोटे कोर्स मैं करवाता हूँ उनको या पेंटिंग सिखा देता हूँ, वो अर्न करके लाती हैं और उसके बाद जो वो अपने एक्सप्रेशन बताती हैं, तो उनमें मैं खो जाता हूँ। मेरे लिए मेरे रिश्ते-नाते पता नहीं कब के चले गए थे। वो ये रिश्ते नए जो मुझे मिले,
या आपसे जो मिला, जो सात्विक जैसे भाई से मिला, वो रिश्ते निखर के आगे आ गए, और जो अपने लोग थे वो बिखर के कहाँ चले गए मुझे पता भी नहीं। मैं उनकी बातों को अब दिल से लगाता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं जब पद्म श्री दुलारी देवी जी के घर जाता हूँ और वो स्नेह, वो प्यार, वो मुझे एकदम भाई कह के बुलाती हैं, तो मुझे लगता है कि जैसे मैं कहाँ पहुंच गया वो नहीं पता। और क्या संघर्ष पद्म श्री दुलारी देवी जी ने देखा है कि 12 साल की उम्र में उनकी ब्याह कर दी गई, और वो परिवार बहुत निर्धन था, और एक बेटी भी हुई तो वो भी चल बसी 6 महीने के बाद। अब से उन्होंने झाड़ू पोछा, बर्तन, खेतों में काम किया, कई सारे काम किया, और उसके बाद भी सिर्फ एक कला उन्होंने जिनके यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन का काम करती थी कर्पूरी देवी जी और पद्मश्री महासुंदरी देवी जी, तो उनके घर से सीखा, और उसको बनाने के लिए उनके पास पेपर और कागज नहीं थे। वो घर के आंगन को लीप के बनाती हुई कहाँ से कहाँ चली गई। अगर आज वो भी सुनती कि समाज क्या कह रहा है कि एक पोछा करने वाली पेंटिंग कर रही है, तो आज वो पद्मश्री ना होती। तो मेरे क्या बात जिंदगी है, में बहुत इतने किरदार ऐसे आ गए जिनको मैंने फर्श से अर्श तक उठ के जाते देखा, और फिर मैंने ये भी देखा कि वो समाज की बातों को नहीं सुनते हैं। उनको क्या करना है, कहाँ जाना है, वो फोकस करते हैं अपने टारगेट के ऊपर। टारगेट के आसपास क्या है, जैसे अर्जुन ने नहीं देखा था, वैसे मैंने भी देखना बंद कर दिया। कुंदन जी, राम अवतार जी ने एक प्रश्न पूछा है कि मधुबनी और मिथिला पेंटिंग में कोई पेंटिंग मैं अंतर है देख क्या? रहा था। जी। राम अवतार जी जन्मदिन की एक बार और आपको बधाई। और मधुबनी पेंटिंग और मिथिला पेंटिंग जो है वो एक ही चीज को कहा जाता है। ये मिथिला पेंटिंग की जो शुरुआत हुई थी वो रामायण काल में हुई थी, जब सीता माता जी की और श्री रामचंद्र जी की शादी हुई थी, तो विवाह हुआ था। तो जो राजा जनक चाहते थे कि मिथिला के जो सभ्यता, संस्कृति और संस्कार है वो बारातियों को दिखाई देने चाहिए। और आज भी अमूमन हम यही करते हैं, बेटी की शादी में अपनी भव्यता को दिखाते हैं। तो वो जो संस्कार, वो जो रीति रिवाज थे, उन्होंने उकेरने को कहा, और वही पेंटिंग जो है वो आने वाले समय में मिथिला पेंटिंग के नाम से प्रसिद्ध हुई। लेकिन जब 1934 में भूकंप आया और ब्रिटिश अधिकारी विलियम जी आर्चर जी आए, और बाद में अकाल पड़ा, और फिर कई सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हुए, तो मधुबनी इसका केंद्र था उस भूकंप का। तो मधुबनी से ज्यादा लोगों ने इसको जाना, और मधुबनी में नहीं होता तो पूरे मिथिलांचल में है, पूर्णिया में, सहरसा में, समस्तीपुर में, दरभंगा में, कई जगहों पे होता है, लेकिन मधुबनी इसका केंद्र था। और जिस वजह से जीआई टैग भी इसको मिला, तो मधुबनी पेंटिंग का मिला, तो लोग इसे मधुबनी पेंटिंग कहने लगे। लेकिन दोनों एक ही है, मिथिला पेंटिंग भी वही है, मधुबनी पेंटिंग भी एक ही है, आप जो कहें। जी। जैसे सीता है, उनका नाम जानकी भी है, मैथिली भी है, जो भी है, लेकिन वो सीता माता ही है। तो बिल्कुल मधुबनी सही। पेंटिंग कहें या मिथिला पेंटिंग कहें। और एक और चीज बता दूं, आपने बहुत सही क्वेश्चन किया कि अगर आप मधुबनी में जाके कहेंगे जो पुराने लोगों को, तो वो इसे लिखिया कला कहते हैं। वो लिखना, जो अपने अंदर के जो सुख दुख थे, उन्होंने, उन महिलाओं ने दीवारों पे उकेरा, और वो भी उनके पास कैनवास नहीं होता था, वो मिट्टी की दीवार को लीपती थी, और अपनी जो अंदर की अभिव्यक्ति थी उनको लिखती थी, और इसे लिखिया कला भी कहा जाता है। मैं इसे मिथिला लोक चित्र कला भी कहता हूँ। तो सब एक ही है। बहुत बढ़िया। और कुछ पुरस्कारों के बारे में मैं यहाँ ज़रूर ज़िक्र करना चाहती हूँ। भारत श्री पुरस्कार से सम्मानित हैं आप, और यूथ ऑफ आइकॉन इंडिया। ऑफ इंडिया का अवार्ड आपको प्राप्त है। बिहार शौर्य, बिहार गौरव, प्राइड ऑफ गौरव। बिहार, समस्तीपुर रत्न। इतने सारे, अगर समस्तीपुर को हटा दूं और भारत श्री में श्री को हटा दूं, तो भारत रत्न मिल गया आपको। भारत रत्न मुझे आप मिल गई, तो भारत रत्न से भी बड़ा उपाधि मिल गया। जो दर्शक ओहो, मिल गए आज तो वो भी मेरे लिए आज भारत तो रत्न ही है। आज तो मजा ही आ रहा है, आनंद की अनुभूति, पराकाष्ठा आनंद की, कि हमारे नए नए, मतलब पुराने जितने किरदार हैं सब आज पटल पर शोभायमान है, हमारे किरदार।
अवधेश कुमार कर्ण जी भी जुड़ गए हैं, जो कि हमारे अवधेश जी, किरदार बहुत बहुत नमस्कार आपको। बहुत मणि अच्छा लगा पेंटिंग कि के आप लिए। जुड़ गए हैं इस कार्यक्रम में। आज तो बस आनंद की सही बात है, पराकाष्ठा है, क्योंकि हमारे बहुत सारे किरदार रहे, हमारे महान शख्सियत, जिसकी वजह से मैं मैं कहूँ कि हमेशा बहुत सारे। अवधेश जी से टिप्स लेता रहता हूँ। जी, ये और तो बहुत अवधेश जी बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, लेकिन कभी नहीं बताएंगे कि वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। और इनकी जो दादी सास हैं, रिसेंटली उन्हीं को पद्मश्री मिला है, लेकिन अरे ये भी वाह! ये जिक्र कहीं नहीं कहते हैं। इतने सिंप्लिसिटी मैंने कहीं किसी इंसान में नहीं देखा, जो मतलब इतने बड़े परिवार से, इतनी महान हस्तियों से सुभद्रा देवी जी को मिला है पेपर मेसी में, और वो इनकी दादी सास हैं। काश क्या मेरी बात! दादी सास होती तो मैं पूरे लाइव शो में वही गुनगुनाता रहता। लेकिन अवधेश जी ने अपना मेहनत, अपना लगन से अपना नाम बनाने का लगता है कसम खाया है। और ये बहुत महान हस्ती हैं अवधेश कर्ण जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बातचीत चल रही है, और आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो इस ओर जो आपका रुझान है वो कैसे गया कि नहीं, लोगों को क्या कलर ब्लाइंडनेस की वजह से, एक जो नकारात्मक पहलू, इसकी वजह से आप इस ओर गए कि नहीं, कुछ भी हो जाए, हम मुझे और लोगों को मोटिवेट करना है, क्या कारण था? अ, जिसकी ज़िंदगी में जिस चीज़ की कमी होती है, वो उस चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करता है। तो मेरी ज़िंदगी में एक अच्छे मार्गदर्शक की कमी थी, जिस वज़ह से मैं बहुत भटक रहा था, और किसी तरह मैं एमबीए करने गया, तो ऐसे लोगों से मेरा मिलना हुआ, क्योंकि बिहार में मोटिवेशनल स्पीकर जैसी बातें करेंगे, तो लोग पूछेंगे कि करते क्या हो? मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, तो करते क्या हो? तो ये चीज़, लेकिन आप नागपुर जैसे जगहों में जब जाते हैं तो ये कॉमन चीज़ है। तो मैंने कई मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना, रूबरू हुआ, और ऑनरेबल डॉक्टर संजय रगटाटे सर से भी मेरा मिलना हुआ, तो बहुत इन्फ्लुएंस हुआ मैं उनसे। और वो जो कहते थे तो मैं एकदम फॉलो करता था कि इन्होंने जो कहा है वो एकदम गुरु का कहा हुआ है, और मैं आज भी उनको फॉलो करता हूँ, और आज भी वो मुझे उतना ही मानते हैं, जितना आज से 2015-16 में उनसे मैं मिला था। तो ये चीज़ मुझे लगा। फिर जब मैं बिहार आया और यहाँ पे मुझे रहना पड़ा, बिकॉज़ मेरी माँ यहाँ बीमार थी, तो उनके लिए मुझे काफ़ी दिनों तक यहाँ रहना पड़ा। तो मैंने देखा कि आर्टिस्टों की वही हालत थी। जो यूथ थे उनकी वही हालत थी, उनको मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है। अगर बच्चा जो है वो साइंस बायो पढ़ना चाहता है, तो पेरेंट्स कभी नहीं चाहेंगे कि लड़का बायो लेगा, वो चाहेंगे कि वो इंजीनियर ही बने, डॉक्टर नहीं बनेगा। बिकॉज़ वो जो बायो स्ट्रीम है वो लड़कियों के लिए छोड़ा हुआ था। अगर लड़कियाँ चाहती हैं वो इंजीनियरिंग करें, तो उनको होम साइंस ही लेना पड़ेगा, वो क्योंकि वो उनका स्ट्रीम वही है। तो लोगों ने ना एक मतलब मिथ बना के रखा हुआ था, तो ये सारी चीज़ें मैंने गौर से देखा, और छोटा-सा स्टार्ट किया कि मैं मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं एक बड़ा-सा वो करूँ, कॉन्सर्ट करूँ और उसमें पूरी दुनिया को बदल दूँ। लेकिन मेरे पास कॉन्फिडेंस था, और मैं ये जानता था कि अगर मैंने बीज आम का बोया है तो फलेगा भी आम ही। तो इसीलिए मैंने कुछ लोगों में अपना कॉन्सेप्ट को देना शुरू किया कि आपका दिल जो कहता है, आप वही करें। हर राह में मंजिल रखी हुई है, आप वहाँ तक चल के जाना आपको पड़ेगा। और इस तरह से मैंने छोटे-छोटे स्कूलों में पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे मैंने मोटिवेशन का काम शुरू किया, और आज आगा खान चैरिटेबल ट्रस्ट की कितनी महिलाओं को मोटिवेट किया। नाबार्ड से, जिला उद्योग केंद्र से, एमएसएमई से, हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री से, एमएसएमई से, और बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्मों से, नेशनल ह्यूमन वेलफेयर काउंसिल दिल्ली से, इन सभी जगहों से मुझे ऑफर आने लगा। और आज जो कृषि विश्वविद्यालय है समस्तीपुर में, वहाँ से भी मुझे ऑफर आया, और वहाँ भी मैंने जाके सेशन लिए अपने। तो ये हुआ ना कि स्टार्ट बहुत छोटा किया मैंने, लेकिन मेरी मंशा बहुत अच्छी थी, और मैं काम दिल से करता गया, मुझे काम की कभी कोई कमी नहीं आई। हमेशा मुझे बड़े-बड़े जगहों से ही बुलावा आता रहा, और मुझे मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे मैं अर्न कितना कर रहा हूँ। मुझे ये लगता था मेरे छोटे भाई-बहन हैं, और इनको रास्ता दिखाना मेरा फ़र्ज़ है, और वही सोच के मैं काम करता चला गया।
बहुत बढ़िया कुंदन जी, आपके लिए बहुत प्राउड मोमेंट है इस वक्त, क्योंकि कर्ण जी ने आपके लिए एक संदेश भेजा है कि आप खुद बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और आपके ऊपर उनको गर्व है, और बहुत सारे संदेश हैं। आदरणीय महेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। बने रहिए, जुड़े रहिए, और सबसे यही गुजारिश है कि कार्यक्रम को शेयर कीजिए। किरदार जिंदगी, बिल्कुल। जैसे आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उसी तरह हम भी इस कार्यक्रम को लेकर आए, जैसे कि आपने कहा कि जो करना चाहते हो वो करो। तो शायद वो एक कीजिए। एक मंजिल होती है जो आप निर्धारित करते हो कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, और मुझे लोगों से बातचीत करने में जो आनंद आता है, वो आनंद वो और किसी कहीं और चीज़ में नहीं आ नहीं आता। सकता। फिर इसलिए तो ये कार्यक्रम यू चुना। विल गेट पेड जी। और नॉट, लेकिन वो जो सुकून है वो किसी पैसे में नहीं है। फिर आपको बहुत अच्छा लगता है कि मैं बोल रही हूँ, लोग सुन रहे हैं, और ये आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है। इवन और जो आज नाम है वो भी जी, तमाम दर्शकों को बताना चाहती हूँ, 64 एपिसोड हमारे आज के पूरे हुए हैं, और जो परिचर्चा हम करते हैं उसके 90 एपिसोड हमारे पूरे हो गए हैं। बहुत जल्द हम 100 पायदान पर पहुँचेंगे। आप सबकी दुआओं का ही नतीजा है। आप सबका जो सहयोग मुझे प्राप्त है, हर बार आप प्रोग्राम देखने आते हैं, आप सराहते हैं, और तमाम दर्शकों से एक अपील करती हूँ, गुज़ारिश करती हूँ, अगर आपकी ज़िंदगी में भी, आपके आस-पास भी कोई ऐसा किरदार है, तो हमें ज़रूर बताएँ। हिंदी साहित्य संस्थान बिल्कुल, दिल्ली पर आप बहुत सारे संपर्क करिए। किरदार ऐसे हैं जो रूबरू होने चाहिए, जिनको कोई पूछता नहीं, जानता नहीं, लेकिन उनके अंदर बहुत टैलेंट है। जी, 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 हमारी यही कोशिश है कि वैसे लोगों को हम ढूँढ-ढूँढ कर लेकर आएँ इस कार्यक्रम में। एज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर आपने बहुत सारे क्लासेस लिए होंगे, बहुत जगह आप गए होंगे। एक बात होती है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें अगर आपने कोई बात बिठा दी, तो वो ताउम्र आपके साथ रहती है। चाहे अगर आपने ये सोच लिया कि मैं राजा हूँ, तो आप राजा हो, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को मानता है। बिल्कुल, तो क्योंकि शेर जो है ना, जी, वो कोई पत्थर देख के नहीं बैठता कि ये शेर का सिंहासन है। वो शेर जहाँ बैठ जाता है, वही उसका सिंहासन हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप मानते हैं कि आप राजा हैं, तो आप राजा हैं। मैं मानता हूँ कि मैं एक बहुत अच्छा स्पीकर हूँ, मैं एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूँ, और मैं उसी में गुम हूँ। मुझे कौन बुरा-भला, कौन क्या कहता है, मुझे उससे कोई परवाह नहीं है। और जितनी आप परवाह करने लगते हैं, मैं कहते हैं ना कि सफल इंसान वो होता है जो दूसरों के फेंके हुए पत्थरों से अपना आशियाना बना ले। तो लोग पत्थर फेंकना ही बंद कर देते हैं। तो वही चीज़ है कि आप सफलता मिलेगी, लोग क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, वो छोड़ दीजिए। आप अपने में राजा ही रहिए, क्योंकि राजा बनने के लिए बहुत समय लग सकता है, लेकिन अगर आप फ़ील करने लगेंगे, तो आप राजा बने ही रहेंगे। जैसे कि मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं बहुत अच्छी एंकर हूँ, और मैं उस बात को सोच के मैं बहुत खुश रहती हूँ हमेशा। बिल्कुल, और आप बहुत अच्छी एक्टर हैं, आपके घर में इतना अच्छा क काम चल रहा है, इतनी बिज़ी हैं, फिर भी आप इतना एकदम स्माइलिंग हैं, और इतने सारे सवाल कहाँ से लेके आ रहे हैं आप खूबसूरत से। तो इससे बड़ा एक्टर कौन हो सकता है? आपसे बड़ा एक्टर कोई हो ही नहीं सकता है। आ, इंदिरा शर्मा जी सुपर से भी ऊपर लिख रही हैं। बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, वाह वाह वाह, और क्या बात है कुंदन जी, संजय जी ने लिखा है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब आप किसी भी कार्यक्रम में होते हैं, आपके जब श्रोता आपसे कनेक्टिविटी दिखाते हैं, जब वो जुड़े हुए महसूस करते हैं, तब लगता है कि कार्यक्रम सार्थक है। कार्यक्रम बहुत अच्छा। और समय ऐसे बीत रहा है, और लग रहा है कि अभी-अभी तो हम मिले थे, अभी तो बहुत कुछ कहना बाकी है, बहुत कुछ सुनना बाकी है। तो आगे की क्या रणनीति है आपकी? क्या एक मंजिल होती है, एक गोल सेट होता है, तो आपका क्या है गोल अभी? आगे मैं चाह रहा हूँ कि वैसे तो नेशनल लेवल तक मैं पहुँच चुका हूँ, इंटरनेशनल तक पेंटिंग्स जा रही हैं, अमेरिका, नीदरलैंड, लंदन, इंग्लैंड वगैरह जा चुकी हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक सिनोनिम की तरह मुझे लोग याद करें कि मिथिला पेंटिंग है तो कुंदन कुमार रॉय है। और जो भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं या जिनको भी मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि वो भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के
फोक आर्ट को लोग कुछ नहीं समझते हैं, वो बहुत ईज़ी वे में लेते हैं। लेकिन इसमें भी एक ज़िंदगी है, वो साँसें लेती हैं, वो पनपना चाहती हैं, वो बढ़ना चाहती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे बढ़िया-बढ़िया लोगों को मैं इस कला से जोड़ूँ कि ये कला एक बार फिर से जीवंत हो उठे। और मोटिवेशनल में तो मैं चाहता हूँ कि हर इंसान जो डिप्रेशन में है, वो आज से जाग जाइए, क्योंकि आपको चिंगारी बाहर से लगाने की ज़रूरत नहीं है, चिंगारी अंदर से ही फूटना चाहिए। और बस ज़िंदगी तो जीनी ही है, हँस के भी जीनी है, रो के भी जीनी है, तो क्यों नहीं इसे हँसते-हँसते ही जिया जाए। बिल्कुल सही है और आपकी आपके किरदार को लोग सलाम भी कर रहे हैं, संजय जी ने लिखा है, सलाम है आपको। संजय जी बहुत-बहुत और क्या कहूँ, जिस मोटिवेशनल आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं और जहाँ से मुझे मोटिवेशन मिलता है वो हमारे संजय जी हैं, मेरे पति देव, जिनकी ओह! वजह से कार्यक्रम कर पाती हूँ और बहुत सपोर्ट, बहुत सहयोग है इनका। कभी-कभी कुंदन जी ज़िंदगी में ऐसे उतार-चढ़ाव आ जाते हैं जब आप बहुत हताश हो जाते हैं। तो वैसे हताश लोगों को एज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हेलो? मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आपको? नहीं, एक एक बार फिर से। अभी आवाज़ आ रही है? अभी आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। हाँ, हाँ। जी, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे एज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को जो अपनी ज़िंदगी में थोड़े-से उतार-चढ़ाव और यूथ स्पेशली, क्योंकि यूथ आइकॉन हैं आप, अ, उ परेशान हो जाते हैं और हताश हो जाते हैं, गलत स्टेप ले लेते हैं, उन यूथ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहूँगा कि परिस्थितियाँ हर किसी की ज़िंदगी में आती है। कोई टूट कर बिखर जाता है और कोई उसी परिस्थितियों में निखर जाता है। तो हमेशा निखरने की सोचें। और यूथ के लिए एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हर दिन ना 5 पॉज़िटिव चीज़ें आप देखिए, किसी भी चीज़ में, किसी भी इंसान से मिलिए, तो उसमें 5 पॉज़िटिव चीज़ें देखिए। आज देखिए हमने रावण दहन कर हर साल करते हैं, लेकिन रावण के अंदर भी लोगों को पॉज़िटिव चीज़ें कई दिखाई देती हैं। तो अगर इतना मतलब ऐसे इंसान में भी हम पॉज़िटिव चीज़ों को ढूँढते हैं, तो क्यों ना हर इंसान जो बुरा है, जो भला है, उनमें से सिर्फ़ 5 सकारात्मक चीज़ें ढूँढें, तो आप नकारात्मक सोच आपकी खत्म हो जाती है, क्योंकि जो आप सोचने लगते हैं, उसी में आप ढलने लगते हैं। तो आइए आज से प्रण लेते हैं कि हर चीज़ों में सही देखें। एक चीज़ और मैं कहूँगा कि आप उन 5 लोगों का एवरेज बन जाते हैं, जिनके साथ आप उठते-बैठते हैं। तो आप कैसे लोगों के साथ उठते-बैठते हैं, ये भी आप देखिए कि आपकी मंज़िल कहाँ है, ये वही 5 लोग बता देंगे। क्योंकि ए, बी, सी में से अगर मैं ए और सी भी लिखता हूँ, बीच का लेटर पूछता हूँ, तो आप फटाक से बता दीजिएगा कि वो बी होगा। क्यों? क्योंकि उसके जो आस-पास के लोग कौन हैं, उससे आपको पता चल गया। जबकि ए, सी में आप टी भी लिख सकते हैं। लेकिन हम आस-पास के लोगों से पता कर सकते हैं कि वो इंसान कहाँ तक जाएगा। तो आप कहाँ तक जाओगे, ये आप लिख के रख लो। आप एक जगह पे चिपका लो जहाँ पे आपकी स्टडी टेबल है कि आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं, टॉप करना चाहते हैं, 100% मार्क्स लाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के बीच में बैठने से ही तो आएँगे। और अगर आप समुद्र के बाहर यूट्यूब से तैरना सीखना चाहते हैं, तो आप जीवन भर यूट्यूब चला के तैरना सीखेंगे, सीख नहीं पाएँगे। समुंदर में कूद जाइए, गोते लगाइए और मज़े लीजिए ज़िंदगी के, तभी हम अच्छे से जी पाएँगे। बहुत बढ़िया बात कही आपने, संगति का असर होता है, जिस तरह की संगति का संगत बहुत असर होता है। मतलब आप रबिंग इफ़ेक्ट होता है। कभी-कभी क्या होता है, मैं एक लाइव एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जैसे आप थी, आपने कहा कि मैं बहुत जल्दी में आई हूँ, घर में ऐसा काम था, वैसा काम था। मान लीजिए उसी समय संजय जी ने 1 कप चाय का प्याला पकड़ा दिया होता और लाइव आने का समय, तो आप क्या करती? आप जल्दी-जल्दी में दूसरे कप में डालती हैं और उसको पीना शुरू करती हैं, है ना? थोड़ा-थोड़ा करके। तो जो जिस कप में आपको चाय दिया गया था, वो चूँकि कप भी गर्म था, चाय भी गर्म थी, तो वो आपको पीने में मुश्किल होगा। लेकिन अगर ठंडी कप में आपने गरम चाय डाली, तो वो जल्दी ठंडी हो जाती है
ये रबिंग इफेक्ट है। यानी आप गुस्से में हैं तो गुस्से वाले लोगों के बीच में रहेंगे तो गुस्से वाले काम ही करेंगे। लेकिन आप अगर गुस्से में हैं, वहां से झगड़ा हो रहा है, वहां से हट गए, तो फिर वो जो दिमाग है वो शांत हो जाता है। तो इस तरह से आप जो है रबिंग इफेक्ट काम करता है। ऐसे लोगों से दूर ही रहा कीजिए। अगर कोई मूवी देखने का आपका फ्रेंड है जो फैन है, बहुत सारी मूवी देखता है, तो आपको अगर नहीं देखनी है, आपको पढ़ाई करनी है, तो आपको उससे दूर ही रहना होगा। ये तो कितनी बार मना करेंगे, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, फिर आपको मूवी जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए रबिंग इफेक्ट से दूर रहिए। अगर गुस्सा को छोड़ दीजिए, गुस्से में रहने वाले लोगों का साथ छोड़ दीजिए, जो नैतिक मूल्यों के खिलाफ बातें करते हैं, ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए, तो आप भी अच्छी बातें करने लगेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो गाली-गलौज करते हैं, गुस्से में रहते हैं, हाई टेम्पर रहते हैं, तो वो रबिंग इफेक्ट आपको टच करेगा ही करेगा। इसीलिए मुझे बहुत कुछ खोना पड़ता है इसके लिए। क्योंकि मैं कहीं भी जाऊँ इतने लोग पहचानते हैं, स्टेशन से उतरूँ, "सर एक सेल्फी लेनी है।" "बेटा मैंने आपको पहचाना नहीं सर, आप हमारे कॉलेज में आए थे मोटिवेशनल स्पीकर कुंदन कुमार रॉय हो।" तो मैं स्टेशन पे भी उतरूँ तो मैं बहुत ध्यान देता हूँ। मैं कई बार फेसबुक पे मैंने शेयर किया, कोई बच्ची मिल गई, "सर पैर छू लिया।" "बेटा पहचाना नहीं।" "सर मैं छोटी थी तो आप जवाहर नवोदय में आए थे मोटिवेशनल लेक्चर के लिए, तो अच्छा आप इतने बड़े हो गए।" तो हम लोगों को बहुत फूँक-फूँक के और जो संगत है ना वो बहुत सँभाल के रखना पड़ता है। हम बहुत इस चीज़ के लिए कॉन्शियस रहना पड़ता है और मैं हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत रोचक जानकारी और बहुत ज़िंदगी के तमाम उन खट्टे-मीठे अनुभवों को आपने यहाँ साझा किया। चलते-चलते क्या कहना चाहेंगे? चलते-चलते मैं यही कहूँगा कि मैंने जो भी कहा उसे याद रखना और ज़िंदगी हँसाती भी है, रुलाती भी है, कभी किसी को दर्द भी दे जाती है, कभी किसी को खुशियाँ भी दे जाती हैं। तो ज़िंदगी जो है ना वो अप एंड डाउन का नाम है। ज़िंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहिए और जब भी तकलीफ़ आए तो आप इस चीज़ को हमेशा याद रखिए कि जब सुख का झूला आगे जाता है, तो वो पीछे दुःख की ओर भी जाता है और अगर दुःख आता है, तो वो आगे भी जाता है, यानी सुख और दुःख जो है वो आना ही है। तो क्यों उसके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस आगे बढ़ना है, एक टारगेट आपको बनाना पड़ेगा और उस टारगेट को अचीव भी करना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ़ जो है वो बहुत छोटी है, इसी बीच में आपको काम करना है। मैं एक छोटा-सा इंसिडेंस आपको शेयर कर दूँ जो लोगों को अच्छा लगेगा सुन कर के कि मतलब डेडिकेशन क्या होता है। मैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में लेक्चर ले रहा था उस समय मुज़फ्फरपुर में और जो यहाँ से बहुत दूर है। उसके बाद मैं उसी समय नाबार्ड से ट्रेनिंग दे रहा था अधिकारी क्लब में। तो सुबह 7 बजे मैं अधिकारी और उस समय मेरे पापा जी चेन्नई में हार्ट ऑपरेशन मतलब हार्ट चेकअप के लिए गए हुए थे, तो घर में भी दिक्कत था। तो मैं सुबह जाता था 7 बजे और अधिकारी क्लब में मैं लेक्चर लिया करता था मिथिला पेंटिंग का और 10:55 में मैं वहाँ से बड़ी तेज़ी में निकलता था और 11:05 की विदर्भ गोंदिया ट्रेन पकड़ता था मुज़फ्फरपुर के लिए। और मुज़फ्फरपुर में मैं जाता था तो मॉर्निंग में यहाँ से कार जाती थी जो मैं नहीं बैठ पाता था बिकॉज़ मुझे दूसरा लेक्चर करना पड़ता था। तो जो मिथिला पेंटिंग का था। अब मुझे वहाँ मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में बोलना पड़ता था। 5 से 6 बजे मैं वहाँ से आता था, 7 बजे मैं घर आता था और इसी बीच मेरी एक पेंटिंग अमेरिका के लिए वहाँ अरुण सिनिफ्ट जी बोल रहे थे, एक बुक में छपने वाली है। तो मैं 2 घंटे सोता था और 10 से 11 बजे रात में उठ के फिर पेंटिंग बनाने बैठ जाता था और फिर मैं सोता था और सुबह 6 बजे उठ के 7 बजे से फिर मैं कंटिन्यू करता था। तो मुझे ये पता था कि मेरा डेस्टिनेशन मुझे कहाँ जाना है। इन तीनों में से मैं चाहता तो कोई एक छोड़ सकता था, लेकिन मैंने तीनों को किया और तीनों टारगेट सक्सेसफुल रहे मेरे। तो आप ना मतलब काम कहते हैं ना कि अगर मैं इस स्क्रीन पे बहुत सारा मारूँ या इसको तोड़ने की कोशिश करूँ तो ये टूट सकता है। लेकिन अगर आप अपने बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, बहुत काम करते हैं, तो वो टूटता नहीं है, वो और मजबूत हो जाता है। तो अपने आप को खूब मजबूत बनाए रखिए। यही है किरदार ज़िंदगी कि कितनी भी मुसीबतें आएँ अगर आप टूटते नहीं हैं, तो ही आपका किरदार मजबूत होता है।
बहुत बढ़िया। आज की जो हमारा कार्यक्रम है किरदार ज़िंदगी सार्थक हो गया, क्योंकि एक बेहतरीन किरदार को हम लेकर आए। ओह! और संजय जी ने लिखा है कि अदनान जी से, जो बहुत फेमस सिंगर हैं, उनसे आपकी शक्ल मिलती है, ऐसा उन्हें लगता है। संजय जी ने लिखा है। ये तो और बहुत अच्छी बात है। मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। मुझे लिफ्ट कराने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद संजय जी। जी, इंदिरा शर्मा जी, हाँ। इंदिरा शर्मा जी लगातार बनी हुई हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत और सभी का आभार दिल से, क्योंकि आप सब हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि आप हैं तो हम हैं। आपके कारण और मैं हमारा एक कार्यक्रम। एक बात और बोल दूँ कि वैभवी जी, मैम सारे मैसेजेस को पढ़ रही थी, आंसर कर रही थी। मैंने किसी का आंसर नहीं किया क्योंकि मेरा ध्यान पूरा इंटरव्यू पे था। मैं सभी को रिप्लाई करूँगा और बहुत, बहुत, बहुत धन्यवाद। मुझे भी नहीं लग रहा है कि घड़ी जो है वो 55वां मिनट पास करने वाला है, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे मैं अभी बैठा ही हूँ। इतना मज़ा बिल्कुल। आया, इतना अच्छा लगा मुझे आप लोगों के बीच में। और संजय जी बहुत-बहुत आभार आपका, आप कार्यक्रम में भी बने रहें और उम्मीद है कि किरदारे ज़िंदगी की जो महान शख्सियत आपकी ज़िंदगी में है, आप उनका भी बेहतर ख़्याल रखें और अपनी ज़िंदगी का भी बेहतर ख़्याल रखें। जय हिंद। बहुत-बहुत शुक्रिया कुंदन जी, हमारा आतिथ्य आपने स्वीकार किया। इतनी सारी बातें हमने साझा की, और एक लुप्त होती जो धरोहर है भारत की, मिथिला पेंटिंग को आप उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो आप पास ऑन कर रहे हैं हमारी आने वाली पीढ़ी को, वो अपने आप में बिल्कुल। बड़ी बात है। और ये चीज़ है कि आप कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जो बाकियों से अलग है। तो किरदार ज़िंदगी भी इसी तरह है, कुछ तो हम अलग कर रहे हैं, ऐसा आपको महसूस होता ही होगा। और हमारे साथ हास्य कवि राजेंद्र विश्वकर्मा जी, डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी, संजय जी, रतिराम जी, सुरेंद्र शर्मा सागर जी, सुदर्शन शर्मा दीदी और इंदिरा शर्मा जी, हमारे साथ राम अवतार बैरवा जी और निधि भार्गव मानवी जी, महेश वर्मा जी, और भी बहुत सारे नाम हैं, डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी, बहुत सारे नाम हैं जो शायद छूट भी गए हैं। सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। इसी तरह बने रहिए, जुड़े रहिए, और अगली बार एक और किरदार के साथ मैं आऊँगी। और एक बात और, इस बार परिचर्चा में हम ज़िक्र करेंगे मिठाइयों का। अरे वाह! अलग-अलग राज्य की जो ख़ास मिठाई होती है, वहाँ से अलग-अलग राज्य से वक्ताओं को हम लेकर आएँगे, और बहुत सारी मिठाइयों का स्वाद वर्चुअली आपको हम दिलाएँगे। हालाँकि घर तक पहुँचाना मुश्किल है, लेकिन आनंद तो दीपावली आ रही पहुँचाने है, की घर तक भी पहुँचा सकती हैं मैम। जी, बहुत-बहुत आभार आप सभी का। इसी तरह बने रहिए, जुड़े रहिए, हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते रहिए। और कुंदन जी, तहे दिल से शुक्रिया। हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली की ओर से, व्यक्तिगत तौर पर मेरी ओर से, और तमाम मेरी पूरी टीम, सुदर्शन शर्मा सुधी, अ, सु सुरेंद्र शर्मा सागर जी, डॉक्टर मीता गुप्ता जी, साबिर परवेज़, राजीव अग्रवाल जी, सभी की ओर से बहुत-बहुत आपका आभार। और इसी तरह आप मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में मोटिवेट करते रहें लोगों को, अच्छी-अच्छी बातें लोगों तक पहुँचाते रहें, स्माइलिंग फेस रखें, और मिथिला पेंटिंग को घर-घर तक पहुँचाने का जो कार्य आप कर रहे हैं, ईश्वर आपको उसमें सफलता प्रदान करें, आप जो चाहें वो आपको मिले। बहुत-बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए। और आदरणीय राम अवतार बैरवा जी को पुनः जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अगली बार जन्मदिन नए किरदार के साथ फिर रूबरू होंगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।